देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सचिन कुमार जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और बड़े दिनों की छुट्टियां मनाने के बाद आखिरकार अजीत जी आप भी स्टूडियो पहुंच ही गए, बहुत स्वागत आपका। चंदा चोरी का मामला सबसे पहले आज हम चर्चा में शामिल कर रहे हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 500 साल का इंतजार किया, 15 दिन का इंतजार और कीजिए। अब इसका इंपैक्ट दिखने लगा है। चंदा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज होने के 12 घंटे के अंदर अंदर सभी 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चंपत राय के करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव को गिरफ्तार किया। टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव को भी पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। चंदा चोरी के आरोप में लव कुश मिश्रा, उनके रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा को भी गिरफ्तार किया गया। और जिस सुभाष श्रीवास्तव पर कैश काउंटिंग की निगरानी की जिम्मेदारी थी, जो सीधे अनिल मिश्रा को रिपोर्ट करता था, उस सुभाष श्रीवास्तव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही कल राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, वैसे ही पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी थी। लेकिन तब तक रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव पुलिस की पकड़ से दूर था। बाद में पुलिस ने टिन्नू यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस इन सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। आपको बता दें कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद ये सभी बड़ी कार्रवाई हुई है। अभी जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से कृष्ण मोहन की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। अब एक सवाल जरूर सब लोगों के मन में है कि इसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव का नाम शामिल नहीं है। क्या इन्हें बचाया गया है? क्या इन्हें बचाया इसलिए गया है क्योंकि जिस बॉडी को, यानी कि संघ और वीएचपी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी छवि को कोई नुकसान ना पहुंच जाए? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये भी कि अगर इन्होंने कोई गलती नहीं की है तो फिर एफआईआर में इनका नाम क्यों होना चाहिए? दूसरा सवाल ये भी है। इसके इर्द गिर्द हम सारी चर्चा को रखेंगे, लेकिन पहला अपडेट अभय पराशर हमारे सहयोगी अयोध्या से लाइव जुड़ गए हैं। अभय, पहली एफआईआर दर्ज, गिरफ्तारियां हो गई। सवाल ये है कि इन सबका रोल तो शुरू से ही हम चर्चा में जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या केवल यही है या और भी नाम शामिल है? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, कुछ और नाम इसमें सामने आ सकते हैं बहुत जल्द, क्योंकि अभी पहली एफआईआर जो दर्ज हुई है, जिसमें टिन्नू यादव, जो पूरा करता धरता था मंदिर में, जो भी दान पात्र में चोरी हो रही थी, उसका मेन मुखिया वही था। इसी के कहने पर यह सारा काम होता था, इसकी जानकारी में था। अब क्योंकि देर रात टिन्नू को हिरासत में लिया, फिर उसको गिरफ्तार किया, टोटल 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी भी उनसे पूछताछ चल रही है। 6 आरोपियों से मंदिर परिसर के अंदर पूछताछ चल रही है और 2 आरोपियों से इस वक्त एक अलग जगह पर पूछताछ की जा रही है, जिसमें टिन्नू यादव भी शामिल है। पूछताछ का सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसा कि आपने बोला कि क्या कुछ बड़े नाम सामने आ सकते हैं। टिन्नू यादव सबसे करीबी चंपत राय का, ऐसा क्या संभव है कि उनको जानकारी ना हो कि टिन्नू यादव के कहने पर इस तरीके से बड़ी रकम जो है चंदे की, वो बाहर निकाली जा रही है। एसबीआई बैंक के कैशियर भी शामिल इसके अंदर हैं, जिन कैशियर को भी गिरफ्तार किया गया है। आज इनको जब कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा और कस्टडी ली जाएगी इनकी कुछ दिनों की, तो ये संभव है कि कुछ बड़े नाम ट्रस्ट के सामने आए। ना केवल क्योंकि पुलिस की कोशिश यह है कि टिन्नू यादव को भी जब गिरफ्तार किया गया, जब स्ट्रॉन्ग एविडेंस उसके खिलाफ मिल गए, तो अभी इंतजार किया जा रहा है कि कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगर कुछ वरिष्ठ लोगों के खिलाफ मिलते हैं, ट्रस्ट से जुड़े हुए, जो कि क्लोज है टिन्नू के, उसके बाद यह संभव है कि एक और एफआईआर हो और उसके अंदर कुछ और नाम जो है वो शामिल हो और गिरफ्तारियों का सिलसिला आगे बढ़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब चंदा चोरी में जितने भी नाम हैं, एक एक करके वो नाम और उसके ऊपर फिर चर्चा हम यहाँ स्टूडियो में करते हैं। पहला नाम तो रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का है, जिसे चंपत राय का करीबी बताया जाता है, राजदार भी बताया जाता है। टिन्नू यादव के पास दान पात्रों की निगरानी की जिम्मेदारी थी। कभी ऑटो चलाकर जो परिवार पालता था, जब से वो राम मंदिर के ट्रस्ट से जुड़ा, उसकी आमदनी दिन दुनी रात चौगुनी की तरह से वृद्धि करने लगी। आपको बता दें, 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति केवल टिन्नू यादव की बात करें तो उसके पास है। तो सबसे पहले बात यही हो जाए कि ये तो वो नाम है जिसमें पहला टिन्नू यादव, सबसे पहले यही नाम निकलकर सामने आया था। फिर ये कहा गया था कि भाई यादव है, इसलिए इसका नाम सबसे पहले ला दिया। यादव है, श्रीवास्तव है, मिश्रा है, पांडे है, शुक्ला है। बिल्कुल, तो जाति तो देखनी ही नहीं चाहिए, इसमें जाति का मामला नहीं है। और ये जो बात हम लोग 8 नाम ये देख रहे हैं, सबसे पहले
इस मामले को इस तरह से समझिए कि पहले जो गुपचुप जांच शुरू हुई, उस गुपचुप जांच में टिन्नू यादव का नाम नहीं आया। जिस समय जब मामला खुला, जब अखिलेश यादव ने इस बात का खुलासा किया, तब हम लोगों ने चर्चा की थी यहाँ, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा का नाम आया। ये दोनों रिश्तेदार हैं, साला बहनोई हैं दोनों। एक पहले से काम करता था, जो फिर उसने ससुराल पक्ष के लोगों ने लवकुश मिश्रा को नौकरी दिलवाई। तो इनके यहाँ गुपचुप जांच हुई। अब सोचिए, जब इसका मतलब ट्रस्ट को पहले से पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, पैसे की चोरी हो रही है, और उन लोगों ने गुपचुप जांच कराई, ट्रस्ट के लेवल पर जांच हुई, और उसके बाद उसमें लोकल पुलिस को शामिल किया गया। उसके बाद जब मामला बड़ा बना, तब एसआईटी बनी। तो इस चीज को यहां से समझिए, इस तरह के मामलों में, आपराधिक मामलों में समय का सबसे ज्यादा महत्व होता है, टाइमिंग का सबसे ज्यादा महत्व होता है। जब आपने इतना समय दिया कि लोग, जो भी इसमें शामिल है, बड़ा व्यक्ति, वो सबूतों को नष्ट कर दे, उस कमाई को इधर उधर छुपा दे, गायब कर दे। इसमें 20 दिन निकल गए। 20 दिन के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। ट्रस्ट ने ही एफआईआर की है। अब अगर ट्रस्ट एफआईआर कर रहा है, तो ट्रस्ट अपने आप तो ट्रस्ट के लोगों का नाम डालेगा ही नहीं। पहले तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से विफल रहे। ये इस ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी। ये योगी आदित्यनाथ के सरकार की जिम्मेदारी सेकेंडरी थी। प्राइमरी जिम्मेदारी ट्रस्ट की थी कि आप देखें कि लोगों का ट्रस्ट कायम रहे, लोगों की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, और जो संपत्ति, जो चंदा, दान या जो भी कहिए वो लोगों ने वहां दिया हुआ है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो। ये दोनों चीजों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी ट्रस्ट की थी, और आप दोनों कामों में बुरी तरह से फेल रहे हैं। तो ये बात तो बाद में आएगी कि आप चोरी में शामिल हैं या नहीं। अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में आप पूरी तरह से फेल हैं, इसलिए आपको जिम्मेदारी छोड़नी चाहिए। सबसे पहले शुरुआत तो यहीं से होनी चाहिए। मैं इस पर तो विस्तार से इसलिए भी चर्चा करना चाहती हूं क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारी से हट क्यों नहीं रहे हैं। पहली बात, अपना पद क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, जब आप फेल और अगर अपने पद पर हैं तो फिर किसके रहमो करम की वजह से आप अपने पद पर हैं। पहली बात तो ये, कौन आपको बचाना चाह रहा है ना। बिल्कुल। और अगर जैसा कल आलोक कुमार ने कहा, वीएचपी के सबसे बड़े चेहरे ने कहा कि मैं नैतिकता की बात उन्हीं के ऊपर छोड़ देता हूं कि उन्हें क्या करना चाहिए। इतनी बड़ी मैसेजिंग के बाद भी चंपत राय अपना पद क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, ये सवाल तो पूछा जाएगा। लेकिन जब हम किरदारों की बात करते हैं, अभी दो नाम अजीत जी ने यहां पर लिया, अनुकल्प मिश्रा का और लवकुश मिश्रा का। मैं आपको मनीष यादव के बारे में बताऊं तो पहले आप ये अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा के बारे में जान लें। अनुकल्प मिश्रा, जो पैसों की गिनती का काम था, वो अनुकल्प मिश्रा के पास था, और इसी में वो लवकुश हिस्सेदार भी था। और लवकुश मिश्रा की नौकरी भी किसने लगाई, वो अनुकल्प मिश्रा के ही कहने पर लवकुश की नौकरी भी लगी। अनुकल्प मिश्रा मिल्कीपुर के बसावा गांव का रहने वाला है। चंदे में मिले हुए कैश गिनने के काम में ये लगा हुआ था। उसका रसूख बहुत ज्यादा था। अपने रिश्तेदार लवकुश मिश्रा को नौकरी दिलाने का काम अनुकल्प मिश्रा ने किया, और चंदा चोरी के पैसों से उसने 65 लाख का एक घर खरीदा, फार्म हाउस तैयार कर लिया, भागवत कथा करवाई, 1000 साड़ियां बांटी, और चंदा चोर गिरोह में ही इन्हीं के जो क्या कहे रिश्तेदार लवकुश मिश्रा, उसकी नौकरी अनुकल्प मिश्रा के एक ही कहने पर लगी। घर में गोबर के ढेर से जहां लाखों रुपए बरामद हुए थे, वो लवकुश मिश्रा ही थे। वो पुलिस के शिकंजे में है। रुदौली के मीनापुर फगौली गांव का रहने वाला है लवकुश मिश्रा। इसकी संपत्ति में कई गुना इजाफा हुआ। फैसलाबाद में नया घर बनकर तैयार हो गया। लवकुश के घर में ही गोबर के ढेर से 10 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी। अब एक और नाम मनीष यादव का। मनीष यादव जो कि टिन्नू यादव का ही, रामशंकर यादव का ही भतीजा है, और इसका काम भी जो है पैसे की गिनती करने का था। बताया जा रहा है कि कभी साइकिल भी नहीं होती थी सज्जन जी इस मनीष यादव के पास। आज की तारीख में कई गाड़ियां आ गई हैं इनके पास। निश्चित तौर पे देखिए, वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जो ये टिन्नू यादव थे, वो भी पहले वही ऑटो चलाते थे और फिर ड्राइवरी करते थे लोगों के यहाँ। वो उसके बाद जब वो मंदिर में गए तो बहुत सारे स्थानीय लोग जहाँ वो ड्राइवर थे जिनकी गाड़ियों में, और जिन्होंने इनको रिकमेंड किया, कोई महामंडलेश्वर आए उनके पास भेज दिया, और धीरे धीरे ये चंपत राय जी के करीब आए और विश्वस्त बन गए। अगर जाने पे उनको पूरे आदर के साथ आप नहीं करेंगे तो इनका अहम बड़ा उससे ठेस पहुंचता था इनको। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात जो अभी ये वहां के लोग बताते हैं, निश्चित तौर पे जिनके यहाँ ड्राइवर थे उनसे भी हमारी बात हुई, वो भी बता रहे थे कि अगर हम गए तो हम उन्हें टिन्नू कहते थे, और वहां गए तो हमें उनको टिन्नू भैया नहीं, आदरणीय टिन्नू जी जैसे संबोधन से करना पड़ेगा, नहीं तो उनका ईगो बड़ा हर्ट हो जाता था। अच्छा। तो बात यहां पे महत्वपूर्ण क्या है कि ये जो अहम है वो कहां से आ रहा था। ये जो ट्रस्टी है, बाई एसोसिएशन जो आपका एक इन्फ्लेट होता है ईगो, उससे ये आ रहा था। तो कहने का मतलब है कि यहां देखिए, ट्रस्ट जो बना, ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट का मतलब है कि कुछ उसके मापदंड हैं जो उसमें स्टेक होल्डर हैं। यहां तो भक्त हैं,
जो करोड़ों श्रद्धालु है वो है ना स्टेक होल्डर राम मंदिर के। तो ये ट्रस्ट, उनके ट्रस्ट को कायम रखने की जिम्मेदारी थी, उसमें ये फेल हुए। टेक्निकलिटी में तो बहुत लोग फंसेंगे, बहुत लोग बच जाएंगे, लेकिन सवाल है कि वहां पे ये पहले से 2 साल में 200 करोड़ की चोरी हो गई। हो सकता है ये रकम कम हो, अभी और भी बढ़े। गहनों का अभी तक कोई अकाउंटिंग नहीं है, कितना हुआ, कितना चढ़ावा गया, बहुत सारे लोग बताएंगे नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि पिछले 1 आध साल से इस पे दबी जुबान में चर्चा न होती हो, या जितने भी बड़े बड़े वहां पे जो अधिकारी हैं ट्रस्ट के, उनके संज्ञान में यह बात नहीं आता होगा। लोगों ने यही भी कई बार पहले भी कहते थे परिपाटी। मैं आपको एक बात बताऊं, अयोध्या क्योंकि कई बार मेरा जाना हुआ, और जब से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यानी भूमि पूजन का कार्यक्रम से लेकर फिर ध्वजारोहण तक कई बार गई। अब जब वहां के दुकानदार ये बात कहते थे कि कुछ गलत हो रहा है, तो मुझे लगता था कि शायद इन दुकानदारों की, क्योंकि जमीन चली गई, आप छोटा कर दिया, हो सकता है मुआवजे का कोई इश्यू होगा, इसलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात खुल जाने के बाद तो लग रहा है कि वहां पे तो बहुत लोगों को पता था कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। दबी जुबान में ये चल भी रहा था। उसके बाद आप देखिए, ये बात आ रही थी कि सबसे हाईएस्ट प्रतिदिन औसतन 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वहां आते थे। उसमें आपके एनआरआईज थे, बहुत बड़े बड़े वीआईपी आते थे, वो चढ़ावा चढ़ता था। आप देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे के जितने लोग थे इस होड़ में थे कि कितने वीआईपी का दर्शन वो करवा पाए और व्यक्तिगत संबंध और उससे कुछ लाभ जो अपेक्षित है वो ले पाए। ऐसी स्थिति में संभव ही नहीं है कि जो चढ़ावा चढ़ा सब कुछ हुआ, इसका संज्ञान आपके पास नहीं आ रहा था। तो इस नाते देखिए 2 चीजें हैं। एक, मंदिर ट्रस्ट के पास ही रहे, हिंदू मंदिर सरकार के नियंत्रण में न जाए, किंतु ट्रस्ट की जो अभी संरचना है उसमें आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। जिम्मेदार लोग आए, संघ वीएचपी के लोग रहे, लेकिन इतर भी संत समाज के लोग और बाकी नोटेबल लोग उसमें आए ताकि विश्वास बढ़े। ये ट्रस्ट के तो पुनर्गठन की जो आप बात कर रहे हैं उस पर तो मेरा सवाल है ही, लेकिन पहले मैं 2 किरदार और बता दूं। राम मंदिर चढ़ावे और दान के गबन के मामले में एक और नाम है सुभाष चंद्र श्रीवास्तव का, जो अयोध्या का ही रहने वाला है। रिटायर्ड बैंक कर्मचारी है, वो कैश काउंटिंग स्टाफ के इंचार्ज थे। वो सीधे अनिल मिश्रा को रिपोर्ट करते थे, यानी चढ़ावे की निगरानी की सीधी जिम्मेदारी इन्हीं के पास थी। दोनों शिफ्ट में काम करने वाले इंचार्ज भी इन्हीं को रिपोर्ट करते थे। इनके अलावा चंदा चोरी गिरोह में 3 और किरदार हैं, रामशंकर मिश्रा, करुणेश पांडे और अविनाश शुक्ला। ये तीनों चंदा गिनने का काम करते थे, दान पात्रों से चढ़ावे को निकालना और फिर उसे कैश काउंटर पर गिनने के काम में लगाना। अब इन तीनों पर पैसों के हेरफेर का आरोप है। तो ये 3 किरदार और बता दिए, लेकिन इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो 3 और किरदार है जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, उन तीनों का नाम ले लेती हूं। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव। कौन बचा रहा है? देखिए, चंपत राय के करीबी हो गए रामशंकर यादव, अनिल मिश्रा के करीबी हो गए ये 3 लोग, और गोपाल राव के करीबी हो गए सुभाष नाम है उनका, सुभाष श्रीवास्तव, और एक और आनंद समानंद नाम है एक सज्जन का, तो वो उनके करीबी हैं गोपाल राव के। तो ये 3 किरदार हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव। और ये बाकी 3 जो हैं, ये बाकी लोग जितने नाम हम लोग लिए, ये सब एग्जीक्यूट करने वाले लोग लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके साथ आपके करीबी होने के कारण इनको जो शक्ति मिली हुई थी, उस शक्ति का इस्तेमाल करके ये लोग पैसे का इधर उधर हेरफेर कर रहे थे। पैसा निकालने का काम, ये बहुत इलेबोरेट प्लान है। देखिए, वो बैंक कर्मी होने का एक जो फायदा है, इतना इलेबोरेट प्लान है इसमें कि पैसा कैसे निकलेगा, कितना पैसा बैंक में जाएगा, कितना पैसा कहां भेजा जाएगा, कैसे जमीन खरीदी जाएगी, कैसे उससे दूसरी चीजें खरीदी जाएंगी, फार्म हाउस बनेगा, ये तमाम चीजें बहुत इलेबोरेट प्लान के तहत हुआ है। इसलिए ये 3 जो किरदार हैं, इन तीनों लोगों को निश्चित रूप से पता होगा। और अगर नहीं पता है आपको, अगर चंपत राय को नहीं पता है कि टिन्नू यादव क्या कर रहा है, अनिल मिश्रा को नहीं पता है कि ये 3 लोग अविनाश शुक्ला और करुणेश पांडे क्या कर रहे हैं, अगर गोपाल राव को नहीं पता है कि उनका करीबी आदमी क्या कर रहा है, तो आप किस काम के ट्रस्टी बने हुए हैं? आपको किस चीज की जिम्मेदारी दी गई है? आप तो सबसे पहला काम तो आपकी जिम्मेदारी थी जिसमें आप फेल हो गए। दूसरा जो इम्प्रोपराइटी का मामला होता है, हम तो ये कहेंगे कि इनके ऊपर मुकदमा हो, ये आपराधिक काम है, लेकिन अगर सिंपल इम्प्रोपराइटी का भी मामला माने, तब भी आपको पद छोड़ना चाहिए है पहले दिन। यह नैतिकता का तकाजा है कि आप पद छोड़ करके खड़े हुई और तब कहिए कि जांच होगा। 20 दिन की जो जांच हुई है उसमें सब कुछ, सारी चीजों की लीपापोती हुई है। लेकिन अगर पद नहीं छोड़ रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या इसमें इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, सिंपल सीधा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। आपको लग रहा है कि जांच के समय अगर आप पद पर बने रहेंगे तो आप जांच को इन्फ्लुएंस करेंगे, अपने लोगों को भी बचाएंगे और अपने को भी बचाएंगे। और यहां फिर हम सरकार की भूमिका देख रहे हैं।
ट्रस्ट के जिम्मे, ट्रस्ट ने एफआईआर किया, तो ट्रस्ट का जो कृष्ण मोहन जी एफआईआर कर रहे हैं वो थोड़े चंपत राय का नाम डाल देंगे और अनिल मिश्रा का नाम डाल देंगे या गोपाल राव का नाम डाल देंगे। ये तो फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, सरकार इन्वॉल्व हो, और सरकार आपराधिक मामले में एफआईआर करे और तमाम लोगों के मुकदमे तमाम लोगों पर करे। अगर आप ईमानदार हैं, आपने गड़बड़ी नहीं किया तो आप बच जाएंगे, उसमें क्या है। एक बयान है इससे लेकर, जरा वो बयान आप सुन ले। आलोक हैं और आलोक जी ने तो साफ एकदम कहा है, विश्व हिंदू परिषद के सबसे बड़े चेहरे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं ये उनकी नैतिकता पर छोड़ता हूं। अब विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह दे कि, और मैं नहीं मानता कि उनका दिल इतना छोटा होगा या नैतिकता उनके मन में नहीं होगी, लेकिन नहीं है तभी तो पद नहीं छोड़ रहे हैं। आप पहले बयान सुने फिर करते हैं चर्चा। ये एफआईआर तीसरा कदम है जो ट्रस्ट ने उठाया। पहला कदम था जब उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि एसआईटी बना करके जांच करिए। दूसरा कदम था कि जब एसआईटी आई तो चंपत जी ने कहा मैं महामंत्री हूं, मैं सबसे पहले आपकी क्वेश्चनिंग के लिए उपस्थित हूं। और जैसे ही ट्रस्टीज़ को उन लोगों के नाम मालूम पड़े जिनका जिक्र एसआईटी की रिपोर्ट में है, बिना कोई देरी किए लगभग तुरंत उन्होंने ये एफआईआर लिखाई है। इस अपराध की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। ये जांच उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं है जिनका नाम एफआईआर में है। पुलिस इस पूरे अपराध की जांच करने के लिए स्वतंत्र होगी और जिन लोगों पर भी आरोप लग रहे हैं उन सबके ऊपर लगे हुए आरोपों की जांच करेगी, बिना दबाव के, बिना डर के और बिना छोटे बड़े के भेद के। इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है। वो कह रहे हैं कि भाई पुलिस स्वतंत्र है और इस्तीफा होना भी चाहिए। अभी खबर ये है कि एसआईटी की रिपोर्ट पर अभी और एक्शन होगा और अयोध्या में भी इस वक्त एक्शन की तैयारी चल रही है, जो बड़ी खबर अभी देखिए, जो हम लोगों ने कल भी कहा था, वीएचपी, संघ और बीजेपी, ये तीन अगर इस पे कड़ा कदम नहीं उठाते हैं तो आने वाले समय में संघनिष्ठ हिंदू और सनातनी हिंदू, ये आपको दो अलग अलग कैटेगरी दिखेगा। क्योंकि इनके संगठन के भी साख की बात है। ये चंपत राय जी विश्व हिंदू परिषद का अशोक सिंघल जी के बाद सबसे बड़े चेहरे थे, उनका त्याग है, सब कुछ है, लेकिन ये जो प्रकरण हुआ है इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि एक ट्रस्टी के नाते आप असफल रहे, आपके लोगों ने किया। और वो भी कहते हैं ना कि डाकुओं की संगठन हो और उसमें एक साधु उसका अध्यक्ष हो, तो आप क्या कहेंगे कि एक साधु अध्यक्ष इसलिए उसको जाने दो, वो दोषी नहीं है। ये नैतिकता की बात आती है यहाँ पे। एक बात कहूं जी, रेनकोट पहनकर कोई कैसे नहा सकता है? बिल्कुल निश्चित, वही बात, अच्छी उपमा दी आपने। हाँ, वही बात चल रही है यहाँ पे। तो वैसी स्थिति में ये संघ के लिए, वीएचपी के लिए, बीजेपी के लिए और तमाम लोग जो थे, जो त्याग हुआ मंदिर बनाने में, उन सब के लिए आस्था की बात है। और नैतिकता तो किसी को कहने की आवश्यकता यहां नहीं होनी चाहिए थी। और देखिए, उज्जैन से लेके अयोध्या में जो हो रहा है, अगर इस पे नहीं हुआ तो यही राजयोग में योग खत्म हो जाएगा, बस केवल राज बचेगा। विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। विशाल, ये बताएं, एक तो एसआईटी आज क्या कर रही है अयोध्या में, और अभी तो ये 8 नाम हैं जो अभी हमने दर्शकों के सामने रखे, इसके अलावा और कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं? इस वक्त जो कुछ भी अयोध्या में चल रहा है उस पर इंफॉर्मेशन दें, अयोध्या से लेकर लखनऊ तक की भी इंफॉर्मेशन दें। मीनाक्षी, जब से कल ये पूरी एफआईआर की बात है जो सबसे पहले इंडिया टीवी ने अपने दर्शकों को बताई, उसके बाद से न सिर्फ एसआईटी बल्कि अयोध्या पुलिस भी पूरी तरीके से एक्शन में है। नामजद सभी आरोपियों, जो 8 आरोपी हैं, जिसमें चंपत राय का सबसे करीबी बताया जाता है टिन्नू यादव, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और तो वो तमाम नाम शामिल हैं जो कि जिम्मेदार थे कैश को काउंटिंग करने के लिए और उन्हें सुरक्षित बैंक तक पहुंचाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो लगातार सवाल उठ रहा है, साधु संतों से उठ रहा है, पदाधिकारियों से उठ रहा है, और जिसका कि अभी आपने जिक्र भी किया मीनाक्षी, कि रेन कोट पहन करके नहाया नहीं जा सकता है। और यही कुछ कम से कम अयोध्या में भी होता हुआ नजर आ रहा है। अगर पदाधिकारी के तौर पर, महासचिव के तौर पर चंपत राय की जिम्मेदारी मंदिर के संचालन की थी और उनके ही दाहिना हाथ कहे जाने वाले, उनके हर तरह साथ में रहे जाने वाले
रामशंकर यादव, टिन्नू यादव पर अगर इतने गंभीर सनसनीखेज आरोप लगते हैं तो महज ये कह देने से कि लापरवाही हुई थी चंपत राय की तरफ से शायद बात नहीं बन पाएगी। यही वजह है कि हमारे पास जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है सोर्सेज के हवाले से वो यही है कि कल एफआईआर हुई है, 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो बड़े नाम हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी राम मंदिर के पूरे ट्रस्ट के संचालन की, मंदिर के संचालन की, उनके ऊपर क्या किसी तरीके की कार्रवाई होगी? ठीक है, वो किसी तरीके से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे इस मैटर में, इसको बिल्कुल माना जा सकता है, लेकिन अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी थी संचालन की और आपके ही करीबी लोग अगर वहां पर चोरी कर रहे थे, डकैती कर रहे थे, इस तरीके से सुनियोजित तरीके से वहां पर एक अपराध कर रहे थे, तो आप जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। इसीलिए जो हमारे सोर्स हैं, जो एसआईटी के लोग हैं, जो यूपी सरकार के टॉप लेवल के लोग हैं, उनका कहना है कि आज बहुत मुमकिन है कि एसआईटी के जो संस्तुति की है कि बड़े लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो, अब वो कार्रवाई एफआईआर से रिलेटेड हो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो उनके पास पद है, जो उस पद की गरिमा है और जो उस गरिमा के ठीक, बिल्कुल विशाल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें जाना है। एक क्विक कमेंट अजीत जी इस बात पर मुझे चाहिए। मैं ये भी नहीं चाह रही कि ऐसा ना हो कि ट्रस्ट जो है वो मंदिर के हाथों से निकलकर वो सरकारी हाथों में चला जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा डर संघ और वीएचपी दोनों को इस बात का होगा और कई सारे सनातनियों को होगा कि सरकार अपने हिसाब से चलाएगी। फिर ये बात ठीक है, ये होना चाहिए। सनातन जो मानने वाले लोग हैं, जो लोग मंदिर आंदोलन में शामिल रहे, मंदिर निर्माण में शामिल रहे, उसको चलाने की जिम्मेदारी उनके पास रहे और वहां जो पैसा इकट्ठा हो वो सनातन धर्मियों की भलाई के लिए खर्च हो, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन आप देखिए बारीकी से चीजों को पकड़िए। जब योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए मंदिर में दर्शन करने, तो जो प्रोटोकॉल में नाम आया उसमें चंपत राय का नाम नहीं रखा गया और यह कहा गया कि मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात के निर्देश थे, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से, कि इनका नाम नहीं रखा जाए और इन 25-26 और लोगों के नाम नहीं रखे जाए। वो लोग आसपास नहीं दिखे मुख्यमंत्री के। तो इसका अगर हम ये नहीं माने कि वो दोषी हैं, तब भी कहीं ना कहीं संदेह तो है उनके ऊपर। तभी मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे आसपास नहीं दिखे ये लोग। लेकिन ध्वजारोहण के कार्यक्रम में तो मंच संचालन कर रहे थे चंपत बाद जी। में पहुंचे, जब एसआईटी लौटी वैसे ही पहुंच गया वो। तो जब संदेह है, मुख्यमंत्री को संदेह है, तो आप संदेह के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए। उनको सबसे पहले पद छोड़ना चाहिए है और ईमानदारी से, निष्पक्षता से स्वतंत्र जांच हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। तो ये करना चाहिए अगर संदेह भी है उनके ऊपर तब।